अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन ओवरहेड के चैप्टर पे चल रही थी और कल हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का आखिरी स्टेप एब्जॉर्प्शन उस पर बात की थी, जिसमें हम डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स को लेके ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मेजर करते हैं। दिस इज द फिफ्थ स्टेप। हमने कहा था हम डिपार्टमेंटल ओवरहेड को लेके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स जो हमें अपोर्शनमेंट रीअपोर्शनमेंट के बाद मिलते हैं, उसको सूटेबल एब्जॉर्प्शन बेस से डिवाइड करके हम OAR निकालते हैं। बेस कुड बी यूनिट्स और आवर। अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सूटेबल बेस यूनिट्स होनी चाहिए, लेकिन अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सूटेबल बेस शुड बी आवर्स। और जब आपके पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर आ जाता है तो हर प्रोडक्ट पे जितने आवर्स लगे हैं उनसे मल्टीप्लाई करके ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पे पहुंच जाते हैं, जो कि अल्टीमेट हमारा टारगेट होता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का, कि ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट करना। तो वो हम पर यूनिट एब्जॉर्प्शन बेस से निकाल लें या पर आवर एब्जॉर्प्शन बेस लेके आवर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों सूरतों में हमारे पास ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। हमने डिपार्टमेंटल ओवरहेड के साथ ही कल फिर एक ऑप्शन डिस्कस की थी ब्लैंकेट ओवरहेड रेट की, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, लोग टीम कम है, क्वालिफाइड नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन सिंगल ब्लैंकेट रेट से भी कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन करने के लिए ओवरहेड पर यूनिट ले सकती है। तो कल की डिस्कशन से कोई सवाल? हमने डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट और ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लेना और उसकी मदद से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट करना, इस पे हमारी डिस्कशन कल पहुंची थी। और ये हमारे चैप्टर का एक, आप समझे, स्टॉप आ गया, एक सेगमेंट कंप्लीट हो गया। जो लर्निंग हम यहाँ तक कर चुके हैं, इस पे में पास पेपर क्वेश्चंस काफी करने को मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं कि नाउ इज द टाइम, जितना हमने पढ़ लिया इस एरिया की प्रैक्टिस के लिए, कंफर्मेशन के लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम इस एरिया तक के क्वेश्चन देखेंगे। फिर डिस्कशन आगे अभी है इस चैप्टर में हमारी, वो हम लेकिन हम स्टेप बाय चलते जाएंगे, क्योंकि जो एरिया पूरा हो गया उसको क्वेश्चन देखना है, फिर आगे चलते जाएंगे। जी, कोई सवाल जो हमारी डिस्कशन थी उससे? किसी बच्चे के ज़हन में कोई कैलकुलेशन पे या डिस्कशन पे बात कोई? तो फिर आ जाइए जनाब क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, जो कि आपको किताब में मिलेगा किस सफ़े पे भाई? 54 पे, पेज नंबर 54 पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिल रहा है जी। क्या नाम है क्वेश्चन नंबर 2 का भाई? अपोर्शनमेंट। तो ये भी कोई आसान सा ही सवाल लग रहा है जी। क्या कहता है जी? पार्ट ए, 2 हिस्से हैं जी इसके। कैलकुलेट द ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और पार्ट बी है कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द पीरियड फॉर ईच डिपार्टमेंट अज्यूमिंग दैट अ सेपरेट डायरेक्ट लेबर आवर एब्जॉर्प्शन रेट इज यूज्ड फॉर ईच डिपार्टमेंट। पार्ट सी, कैलकुलेट एन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द पीरियड अज्यूमिंग दैट अ सिंगल फैक्ट्री वाइड डायरेक्ट लेबर रेट एब्जॉर्प्शन रेट इज यूज्ड। सो आपको पहला हिस्सा है हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड निकालना, दूसरा हिस्सा है डिपार्टमेंटल OAR, और तीसरा हिस्सा है ब्लैंकेट OAR। ठीक है, तो ये जो हमने चीजें पढ़ी हैं उन्हीं एरियाज में से सवाल है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन और देखते हैं हमें क्या क्या टास्क यहाँ पे करने पड़ेंगे। प्रोडक्शन सेंटर हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ABC. Budgeted production overheads cost for the next period are as follows: factory rent, equipment depreciation, insurance, heating. Indirect material ABC, indirect labor ABC. Insurance cost, अच्छा यहाँ पे चले मैं पहले इस टेबल को एक्सप्लेन कर दें। हमें इन टोटल 1, 2, 3, 4 खर्चे एक गिवन है, 5वां ये है और 6ठा ये है। टोटल 6 ओवरहेड्स के खर्चे में दिए गए हैं। इन 6 में से इनडायरेक्ट मटेरियल डिपार्टमेंट वाइज ब्रेक कर दिया गया है, मतलब एलोकेशन हुई भी है। इनडायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट वाइज ब्रेक कर दिया गया है, मतलब एलोकेशन हुई भी है। लेकिन ये जो 4 कॉस्ट हैं ये जॉइंट है, ये जॉइंट कॉस्ट है। तो 2 कॉस्ट डिपार्टमेंट में तकसीम हो चुकी हैं
और 4 कॉस्ट को हमें तकसीम करना है जिसकी बेसिस हमें नीचे कहीं दी गई है। तो पढ़ते हैं जी। इंश्योरेंस कॉस्ट रिलेट्स मेनली टू हेल्थ, ये जी इंश्योरेंस कॉस्ट की कहानी बता रहा है, मेनली टू हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योरेंस एंड विल बी पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो उसने कहा जी इंश्योरेंस को आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया आ रहा है जी, इसकी बेस पे तकसीम करना है। हीटिंग एंड लाइटिंग विल बी पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, दूसरी कॉस्ट है जी हीटिंग एंड लाइटिंग। इसने कहा जी इसको आप ले जाइए वॉल्यूम की बेसिस पे। 2 के बारे में उसने जिक्र नहीं किया, वो हम नीचे जाएंगे खुद देख लेंगे। अदर इंफॉर्मेशन क्या है जी, डायरेक्ट लेबर आवर हर डिपार्टमेंट में कितने लगे हैं, फ्लोर एरिया हर डिपार्टमेंट का कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कितनी है, और हमारे पास 2 कॉस्ट बच कौन सी गई, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट के लिए सुटेबल बेस फ्लोर एरिया, ये जनाब इसकी बेस बना दी हमने। और इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन की बेस कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, लीजिए ये आपकी चौथी बेस यहाँ पे जुड़ गई। तो हमारे पास जनाब 2 कॉस्ट एलोकेशन के साथ अवेलेबल है, 4 कॉस्ट की अपोर्शनमेंट की बेसिस हमें अवेलेबल है। तो हम एलोकेशन और अपोर्शनमेंट कर लें तो भाई यहाँ पे अच्छी बात जो है वो क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो रीअपोर्शनमेंट यहाँ पे हमें करनी ही नहीं। तो हम एलोकेशन और अपोर्शनमेंट करेंगे तो हमें 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे मिल जाएंगे। जो हमारा पार्ट ए है वो हमारा हल होता है यहाँ से। तो जनाब करते हैं एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्रिप्शन बेस ए बी एंड सी। डिपार्टमेंट है जी ABC, और अब हम 1 बाय 1 जो एलोकेशन है पहले उनको ले आते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल एलोकेशन हुई भी है उसको पहले ले लेते हैं। कितनी है जी, 7,000, 6,600, 9,400। फिर है जी बारी आपकी इनडायरेक्ट लेबर की, ये भी एलोकेशन है, इट इज 40,000, 27,000, 20,000। अब हम जाएंगे जॉइंट कॉस्ट के ऊपर। तो जॉइंट कॉस्ट में हमारे पास है फैक्ट्री रेंट, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, हीटिंग एंड लाइटिंग। बेस रेंट की फ्लोर एरिया विच इज गिवन एज मीटर स्क्वायर, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन इज कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, इंश्योरेंस की बेसिस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हीटिंग एंड लाइटिंग वॉल्यूम विच इज क्यूबिक मीटर। लीजिए जी, अब हमने कॉस्ट को तकसीम करना है। वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3 एंड वर्किंग 4। कीजिए वर्किंग और ये तकसीम करके मुझे बताइए क्या बचता है जनाब। कॉस्ट को तकसीम कीजिए और मुझे तीनों डिपार्टमेंट्स के टोटल ओवरहेड्स की फिगर दीजिए। किसी बच्चे को तकसीम में कोई दिक्कत होगी पूछेगा मुझसे, क्योंकि तकसीम की प्रेजेंटेशन मैंने आपको एक तरीका बता दिया था कैलकुलेशन का। आप किसी भी अंदाज में प्रेजेंट कीजिए, सब चलेगा। जो बच्चा तकसीम ना कर पाए हाथ खड़ा करे, मैं उसको सीट पे आके गाइड कर दूंगा। लेकिन ये बेसिक कैलकुलेशन है, यू ऑल शुड बी एबल टू डू इट।
का कॉलम भी बनाना चाहें खर्चे का बना सकते हैं, ना बनाए कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। हमें तो मेन तो एग्जामिनर इंटरेस्टेड है कि ABC के खर्चों की डिटेल हमें मिल जाए। मैंने जैसे आपसे कहा हुआ है कि हमें यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हम फॉर्मेट से थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं, कोई उसमें कबाहत नहीं है, एज लॉन्ग एज हम डाटा को कंट्रोल कर पा रहे हैं और एग्जामिनर को हम समझा पा रहे हैं हमने वर्किंग कैसे की है। मैं टोटल का कॉलम यहाँ पे लेना चाहूँ ले लूँ, लेकिन अगर मैंने जैसे नहीं बनाया तो कोई हर्ज या नुकसान वाली बात इसमें नहीं है, एज लॉन्ग एज मेरी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे। रेंट का ब्रेकअप बनाया किसी ने? क्या बना? 15-25,000। इसके बाद इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन 16,000, 48,000, 16,000। इंश्योरेंस 8,000, 6,400, 5,600, and last is the heating and lighting 8,000, 6,000, 4,000। लीजिए जी, ये तकसीम माशाल्लाह काफ़ी बच्चों ने कर ली है, तो जो नहीं कर पाए, जिनको हेल्प चाहिए वो लें, लेकिन हर बच्चा रजिस्टर पे कंप्लीट करे। और बेटा आपने कोशिश ये किया करें, क्लास की एक्टिविटी जो दी जाए उसको कीजिए, और जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको उस फॉर्म उस अंदाज में प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए जैसा कि आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, ताकि आप की सही मानों में प्रैक्टिस हो सके उस काम की जिसके लिए आपने ये कॉलेज ज्वाइन किया है, ये सेक्शन ज्वाइन किया है, एंड दैट इज हाउ टू परफॉर्म बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में बेस्ट परफॉर्म करना है तो हर उस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए जो एग्जामिनेशन में आपकी प्रिपरेशन में, आपकी एफिशिएंसी में रोल प्ले करने वाली है। और इसमें यहाँ तक मैं कहता हूँ कि आप कैलकुलेटर भी एग्जाम में क्लास में वो यूज करो जो आपने एग्जाम में यूज करना है। रूलर मैं क्यों आपको बार बार कह रहा हूँ लेके आओ, क्योंकि एग्जाम में आई वांट यू टू यूज रूलर, और क्लास में इसके इस्तेमाल से एफिशिएंसी बढ़ाओ। जी बेटा, जो हम डेप्रिसिएशन निकालते थे, अगर रुपीस ऊपर रखना तो फिर परसेंटेज में आंसर नहीं आएगा, तो फिर ये किस में आएगा? बेटा मैं समझ नहीं आई, दोबारा बोलो। डेप्रिसिएशन का जो निकालते थे हम, अगर रुपीस ऊपर रखें नीचे कॉस्ट, बेटा वो कॉस्ट भी तो रुपीस में ही होती है ना भाई। तो अगर वो ना हो तो परसेंटेज निकालते थे। बेटा मैंने आपसे कहा था कि जब ऊपर तो न्यूमरेटर में तो कॉस्ट ही है ना, यस सर, डिनोमिनेटर में भी जब कॉस्ट रुपीज ही आ जाएगी तो फिर रेट परसेंटेज में आएगा। जैसे एरिया में न्यूमरेटर में रेंट है कितना 60,000, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है स्क्वायर मीटर 1200, तो रुपीज पर स्क्वायर मीटर बन गया ना रेट। यस सर। लेकिन डेप्रिसिएशन की कहानी देखो, न्यूमरेटर में क्या है 80,000 कॉस्ट है, वो भी रुपीज है, और इक्विपमेंट कॉस्ट 1 मिलियन, 1000 नहीं रुपीज इन 1000 है, 1 मिलियन है वो, तो ये भी रुपीज है। तो रुपीज ओवर रुपीज करोगे जब भी तो परसेंटेज में लेना है। जब न्यूमरेटर में भी रुपीज है, डिनोमिनेटर भी रुपीज है, तो रेट परसेंटेज में निकाल लेते हैं आप, ठीक है। ये 1000 नहीं है 1 मिलियन है, 3 जीरो और ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन का रेट यहाँ पे आपका आ रहा है शायद 8%, ऐसा ही है। तो 8% डेप्रिसिएशन का रेट है। हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट पकड़िए और पढ़ते हुए आसानी रखिए कि कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट थाउजेंड्स में गिवन है। मैं
चलें डेप्रिसिएशन की वर्किंग ही मैं आपके सामने दो अंदाज में प्रेजेंट करता हूं। चूंकि मैंने कहा था डिफरेंट वेज हो सकते हैं, कुछ बच्चे आए मुझे पता है दूसरे तरीके से भी कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे दूसरे तरीके को नहीं पिक कर रहे, मैं एक और तरीका भी आपके सामने रखता हूं कि भाई इसको ऐसे भी देख सकते हो। जैसे मैंने जो पहला तरीका आपको बताया है इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन के लिए, वर्किंग नंबर 2 में बनाऊं अगर, तो पहला मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन रेट लीजिए। डेप्रिसिएशन रेट होगा, क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस Yes. ओवर कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इनटू 100, इट इज 8%। और फिर हमने कहा था हर डिपार्टमेंट की इक्विपमेंट की कॉस्ट लो। जैसे डिपार्टमेंट ए की इक्विपमेंट की कॉस्ट 2 लाख, Yes, sir. 2 लाख 6 लाख का 8% 16,000। डिपार्टमेंट बी के इक्विपमेंट की कॉस्ट 6 लाख इंटू 8% 48,000। और डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट की कॉस्ट 2 लाख 2 लाख इंटू 8% अगेन 16,000। ये तो तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया था भाई कि भाई ऐसे कर लेना। Yes, sir. अब जरा थोड़ी सी क्विक कैलकुलेशन दिखाऊं मैं आपको। क्विक कैलकुलेशन क्या है कि भाई आप रेट ना निकालो, आप रेशो ले लो। 1000 के 3 हिस्से हैं, 200, 600, 200। तो भाई मैं इसको प्रेजेंट कैसे करूंगा वर्किंग 3 को अल्टरनेटिवली? मैं कहूंगा ए एंड सी बोथ, ए एंड सी बोथ दोनों को मिलनी है कॉस्ट। टोटल कितनी कॉस्ट है? 80,000। 80,000 में से 200 बटा 1000, ऐसा ही है। ए का भी यही है, सी का भी यही है। कितनी बनी? 16,000। और बी को मिलनी है 80,000 में से 80,000 में से 600 बटा 1000, 48,000। तो लीजिए जी, आप इस तरह वर्किंग प्रेजेंट कीजिए, इस तरह प्रेजेंट कीजिए, बोथ आर ओके, दोनों ठीक है। ठीक है, तो ये जरा क्विक है क्योंकि यहाँ पे और सी सेम था तो मैंने इसको भी मैनेज कर लिया। मैं बात ये काम यहाँ पे भी कर सकता था, इधर भी मैं ऐसे कर सकता था। मुझे लगा सी वही है तो मैं कहता सी और ये दोनों के लिए यही कैलकुलेशन है, यहाँ पे निकाल देता मैं। तो ये एफिशिएंसीज आर एक्सेप्टेबल एग्जाम में, टाइम सेविंग के लिए छोटी छोटी स्मार्ट टेक्निक्स आर एक्सेप्टेबल। ए और सी की जो कॉस्ट सेम है तो ए और सी की डेप्रिसिएशन मुझे दो दफा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही कैलकुलेशन में इसको कवर कर सकता हूँ। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? डिवाइड करके फिर इसको इन सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जी जी बेटा, ये तरीका मुनासिब नहीं है ना, क्योंकि ये रुपीस है, ये रुपीस इन 1000 है, ये 80 इज नथिंग, ये कुछ नहीं बता रहा है क्या, ना ये परसेंटेज है ना ये हिस्सेदारी है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं बता रहा क्या। तो हमें जो चीज को ना कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से लेकर चलना है। एक तरीका है डेप्रिसिएशन का रेट निकाल लो, कॉस्ट को डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई कर दो, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि डेप्रिसिएशन को इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डिवाइड कर दो। ठीक है ना, मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट की रेशियो में डिवाइड किया, तो उस तरीके से चलो, इस तरीके से चलो। इसको कहते हैं जुगाड़बाजी, जो आप कर रहे हो। ठीक है, जिसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट बेस मैं को एक्सप्लेन करो किया क्या तुमने, ये यू हैव नो एक्सप्लेनेशन, इसलिए मुझसे पूछना, आपको पता नहीं लग रहा मैंने क्या कर दिया। जवाब निकल आया, बट जुगाड़बाजी है। तो जुगाड़बाजी नहीं करनी हमने, हमने चीज़ों को समझना है कॉन्सेप्ट से, ताकि हमें जो बेस है, प्रिंसिपल्स हैं, उन पे हमारी ग्रिप स्ट्रांग होती जाए। ठीक है, हम जब जुगाड़बाजी में जाते हैं तो प्रिंसिपल्स के पीछे रह जाते हैं, हम फिर जुगाड़ों के पीछे लगे रहते हैं। ठीक है, तो वो उस पर नहीं जा रहा आपने। प्रिंसिपल्स को पहले समझो, ऑब्जर्व करो और कोशिश करो आपकी वर्किंग शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। अच्छा जी, डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स ए का कितना बना? 94,000। 114,080,000। लीजिए जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए हमारा कंप्लीट हुआ। फिर याद करा दूं, हर
क्वेश्चन का हर पार्ट नए पेज पे होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे तो मैं नया पेज नहीं बनाता है, तो इसके नीचे चल पड़ूंगा, बट यू शुड रिमेंबर पार्ट बी करना है तो इट शुड बी ऑन द सेकंड पेज, पार्ट सी करना है इट शुड बी ऑन द थर्ड पेज, डोंट फॉरगेट दैट। और ये आपको याद इसलिए भी रहना चाहिए कि एग्जाम में आपको मिलते हैं जो आंसर शीट, उसमें 3 बॉक्सेस बने होते हैं। बॉक्स नंबर 1 इज फॉर क्वेश्चन नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 इज फॉर पार्ट ए, और पार्ट ए का भी 1 और 2 आ जाता है बाद का। तो टू दिस एक्सटेंट आपको हर पेज के ऊपर बता के सॉल्यूशन देना है उसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिर्फ उसका पार्ट है ही नहीं, तो आप 1 लिखोगे और सॉल्व कर दोगे। एक क्वेश्चन है जिसका 1 भी है, ए भी है, तो 1 ए एक पेज पे, 1 बी दूसरे पेज पे। एक क्वेश्चन है जिसका ए के आगे फर्दर सब पार्ट है, तो वो सब पार्ट 1 एक पेज पे, सब पार्ट 2 दूसरे पेज पे। इस तरह प्रेजेंट करना है आपने। ये आपके हर आंसर शीट के पेज के ऊपर लिखा जाएगा और फिर उसके नीचे आंसर आया करेगा, ठीक है। तो एनीवे जी, हमने कर लिया पार्ट ए। कैलकुलेट द ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगी। एनी डिसएग्रीमेंट, किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए? आगे चलिए, नेक्स्ट पार्ट। Calculate overhead absorption rate for the period for each department, assuming that a separate direct labor hour absorption rate is used for each department. हर डिपार्टमेंट का लेबर आवर की बेसिस पे एब्जॉर्प्शन रेट बनाना है। तो उसका तरीकाकार क्या है? डिपार्टमेंटल ओवरहेड हमारे पास है, उसको उसके डायरेक्ट लेबर आवर से डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे पार्ट बी के रेफरेंस से अगर आगे लेके चलूं, मैं डिवाइड कर दूंगा डायरेक्ट लेबर आवर्स से। तो जनाब डिपार्टमेंट ए के लेबर आवर्स कितने डायरेक्ट? 8000, बी के 6000, सी के 4000। तो यहां से हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर ले सकते हैं, विच इज इफ दिस इज ए, दिस इज बी, ए डिवाइडेड विद बी। कितना जी? 11.75, 19, 20, ठीक है जी। तो ये वैल्यूज हमारी रुपीज में थी, ये डायरेक्ट लेबर आवर्स थे, तो ये भी हमारी रुपीज में वैल्यूज आ गई हैं। लीजिए जी, ये हमारा पार्ट बी भी खत्म हो गया, इतना सा था पार्ट बी। इसके बाद है पार्ट सी। सी में क्या कहा गया है? ब्लैंकेट ओआर, सिंगल ओआर, सिंगल ओआर या ब्लैंकेट ओआर, फैक्ट्री वाइड ओआर, कुछ भी कहा जा सकता है इसको। इसको सिंगल, इसको ब्लैंकेट, इसको फैक्ट्री वाइड। ओआर कहा जाएगा, और ये भी पर डायरेक्ट लेबर आवर हमने लेना है। इसका तरीका क्या होगा? सारे ओवरहेड्स को इकट्ठे कर लो। सारा ओवरहेड इकट्ठा करोगे तो यहाँ से 94,000 प्लस 114,000 प्लस 80,000, और इसको टोटल लेबर आवर से डिवाइड कर दो, वो यहाँ पे गिवन है 18,000 रुपीज 16, इट इज रुपीज 16 पर डायरेक्ट लेबर आवर। लीजिए जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, जिसमें हमने एलोकेशन अपोर्शनमेंट को देखा। रीअपोर्शनमेंट वाज नॉट टेस्टेड हियर। हमने एलोकेशन और अपोर्शनमेंट की मदद से डिपार्टमेंटल ओआर एंड फैक्ट्री वाइड, ब्लैंकेट, सिंगल ओआर डिटरमिन किया। सिंगल, ब्लैंकेट, फैक्ट्री वाइड, ओआर एक ही टर्म है, एक ही बात है। जी, एनी क्वेश्चन?
जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास पेज 55 पे अवेलेबल है। इसको ये जो क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, अ कंपनी मेक्स 2 प्रोडक्ट्स X and Y. Each product is processed through 2 cost centers, CC1, CC2. Cost center मतलब departments. The following budgeted data is available. Allocated and apportioned overheads, CC1, CC2. Direct labor hours per unit product X के CC1, CC2. Product Y के CC1, CC2. The budgeted production is 12,000 units of X and 10,000 units of product Y. Fixed overheads are absorbed into cost on the direct labor hour basis. अच्छा, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट लगता मिस होगी, और ये बिल्कुल इलस्ट्रेशन लेवल का सवाल है जो हमने कल की थी। मैं आपको यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ जी, आपको लिख रहा हूँ। रिक्वायरमेंट आपकी वही है जो हमने कल 2 की थी। दिस इज योर क्लास एक्टिविटी। रिक्वायरमेंट नंबर 1, ओवरहेड कॉस्ट, बल्कि हम कैसे करते हैं, रिक्वायरमेंट है आपकी overhead cost per unit of X and Y using 1. Departmental OAR, part 2 blanket OAR. जी जनाब, सॉल्व कीजिए इस सवाल को। ये बिल्कुल कल जो हमने 2 एग्जांपल्स की थी उन्हीं के लेवल का सवाल है। ये एग्जाम में आया होगा तो 5 नंबर से 6 नंबर से ज्यादा का नहीं है, छोटा सा सवाल है, बेसिक सवाल है। इसका भी OAR, हाँ बेटा, जो क्वेश्चन ने मांगा वही करना है ना भाई। इसको बेटा उसने क्वेश्चन में क्या मांगा है, जो मांगा वही करना है। इसको अगर हम पर यूनिट्स में कर रहे हैं तो किस तरह करेंगे? पर यूनिट में कर लेंगे, यूनिट का डाटा अवेलेबल, हम क्या बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं। मैंने बेटे से कहा था अगर वाले सवाल ना किया कर, अगर वाले सवाल करके ना फंसते हो आप, ठीक है। तो वो डाटा ही क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं तो कैसे कर सकते हो आप। उसने बताया नहीं कितनी प्रोडक्ट बनाते हो, 1 बनाते हो, 4 बनाते हो, कितने यूनिट बनाओगे, कुछ ऐसा डाटा है ही नहीं। तो यूनिट की कहानी हम फिट कैसे करा दें यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा जो सवाल सामने आ जाए उसको कर लियो। पर अब ये यूनिट वाला सवाल आ गया ना तेरे सामने, यहाँ पे सारे शौक पूरे कर।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे डाटा आप फीड करेंगे। हमें सबसे पहले OAR पर डायरेक्ट लेबर आवर चाहिए। पहला काम हमारा है OAR पर डायरेक्ट लेबर आवर है ना। दो डिपार्टमेंट है CC1 एंड CC2। तो बताइए जनाब CC1 का क्या आ रहा है? 4.20 और CC2 का 3.6। लीजिए जी, ये हमारे पास आगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, ये डिपार्टमेंटल रेट है हमारे। ठीक है जी, हम अभी पार्ट 1 को लेके चल रहे हैं। हमारे पास डिपार्टमेंटल रेट आ गए। अब इस डिपार्टमेंटल रेट्स को लेके हमें ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट लेनी है, एक्स की और वाई की। तो बताइए जनाब क्या आ रही है एक्स की कॉस्ट? 13.5 14.40। लीजिए जी, ये हमारा डिपार्टमेंटल कॉस्ट का मामला खत्म हो गया। इस पे किसी बच्चे को एतराज है, कोई दिक्कत है, पूछिए। बट मेक श्योर, मैं बार बार कहता रहता हूँ, क्लास में जो एक्टिविटी दी जाए उसको फॉलो करें, उसको सॉल्व करें। कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए पूछिए। डोंट वेस्ट योर क्लासरूम टाइम। इसका मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। प्रेजेंटेशन डज नॉट मैटर, आप कॉलम में करें, आप स्टेटमेंट में करें, आप रोज में करें, जिस मर्जी प्रेजेंट करें। बट यू मस्ट गेट टू द आंसर्स एफिशिएंटली। बेटा दोनों डिपार्टमेंट का रेट निकालोगे तो कॉस्ट निकाल पाओगे ना। एक हर प्रोडक्ट पे 2 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट का रेट भी निकालो। अच्छा, एक चीज बेटा आपको और भी सीखनी है प्रेजेंटेशन में कि प्रेजेंटेशन हैज टू बी एफिशिएंट। बाज़ का हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें पेपर में प्रेजेंट कर जाते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड करने की कोशिश करते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं, बिकॉज इट टेक्स अननेसेसरी टाइम। और बाज़ का हम टू शॉर्ट टू समराइज हो जाते हैं कि एग्जामिनर को पता नहीं लगता जमा तकसीम क्या हुई है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक हेडिंग दी, उसके नीचे मतलब एक फार्मूला लिखना है और एक फार्मूले के नीचे कैलकुलेट करते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आंसर लिखा है ना। कल मैंने ये सवाल आपके सामने लिखा था, एक फार्मूला लिखा था और फिर मैं डिपार्टमेंट CC1 का ये, CC2 का ये। दिस इज गुड इनफ। जैसे कि मैं लिखूं हर कैलकुलेशन से पहले फार्मूला, जब 4 वैल्यूज एक ही फार्मूले से कैलकुलेट होनी है तो एक फार्मूला लिखना काफी है। ठीक है, तो इसको जरा प्रेजेंटेशन की एफिशिएंसी भी बीच में लानी सीखिए कि मैं जब क्वेश्चन करता हूं बोर्ड पे खुद, जैसे मैंने पिछला साल बोर्ड पे किया, तो दैट आई ट्राई टू प्रेजेंट इन एग्जामिनेशन फॉर्मेट। मैं जो भी सवाल वो बोर्ड पे करूंगा, मैं कोशिश करता हूं मैं आपको उस फॉर्मेट में प्रेजेंट करूं जो कि एग्जामिनर के लिए एक्सेप्टेबल है, फुल बटा फुल नंबर आपको दिलवाएगा। तो उस तरह से फॉर्मेट की एफिशिएंसी भी आपको सीखनी है जी। डिपार्टमेंटल रेट की तरफ चलो तो OAR, डिपार्टमेंटल OAR क्या है जी? 3.825 रुपीज। और यहां से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट सॉरी ये कहानी किसकी है? ये तो मैंने डिपार्टमेंटल ओवरहेड लिए और उनसे मैंने ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ले ली। ये ब्लैंकेट रेट आ गया, तो निकालना क्या भाई, आगे चलना। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्या है मैं अब वो पूछना चाह रहा हूँ भाई। एक्स की क्या है, वाई की क्या है? 13.39 और इसकी क्या है? 14.54। ये डिपार्टमेंटल रेट से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ये ब्लैंकेट रेट से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। वेरीफाई कीजिए। किसी बच्चे को कोई एतराज या कोई दिक्कत पूछिए।
ये मैंने इसकी कंपोजिशन भी लिख दी है, ब्लैंकेट रेट में हमारी कॉस्ट कैसे बनी होगी, वेरीफाई कर लीजिएगा। ऐसे ही आ रही है ना? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? सेकंड पार्ट क्या जानना चाह रहे हैं बेटा? फर्स्ट सेकंड ओवरहेड कॉस्ट पर बेटा आवर्स इनटू रेट, एक्स पे किस डिपार्टमेंट में कितने घंटे काम हुआ? 1.5 आवर CC1 में काम हुआ तो 1.5 इंटू CC1 का रेट 4.2 प्लस 2 आवर्स CC2 में काम हुआ तो 2 इंटू CC2 का रेट। तो ये आपकी प्रोडक्ट एक्स की टोटल कॉस्ट बनी। फटाफट लिखो इसको जी। हर बच्चा वैल्यूज कैलकुलेट करे, जो नहीं कर पा रहा वो हेल्प ले ले, पूछ ले साथी से या मुझसे, बट मेक श्योर ये चीजें सीख सीख के आगे चलते जाएं आप लोग। ये क्या किया था? ये क्या किया? 4.2 किया, हाँ ठीक हो गया। और ये क्या? तो ये फिर ये का करने लगा, CC2 तो ले जाओ, लिया तो ये का करने लगा। सब कुछ तो कर दिया ऊपर तूने, नीचे लाइन किससे खींची है? ये CC1 हो गया, CC2 हो गया ना, तो दोनों तो यहाँ पे कर लिए ना भाई। या तो इसको नीचे कर रहा था ना, जैसा लिखा हुआ था इसको नीचे आना था यहाँ पे, लेकिन छोड़ दो, अब कर लिया आपने, खत्म करो जी। एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये कॉस्ट कैसे आ रही है? x 1.5 CC1 में इंटू 4.2 प्लस 2 इंटू 3.6। ये कॉस्ट कैसे आ रही है y की? 1.2 इंटू 4.2 प्लस 2.6 इंटू, यहां से ये हमारी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हमें मिल रही है। एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए। ये CC1 के खर्चे हैं, ये CC2 के खर्चे हैं, x और y दोनों में। और x में CC1 में कॉस्ट क्या लगी, CC2 में क्या लगी, टोटल कॉस्ट क्या बनी? y में CC1 में क्या कॉस्ट लगी, CC2 में क्या कॉस्ट लगी, टोटल कॉस्ट कितनी लगी जी। एनी क्वेश्चन? बेसिक लेवल इलस्ट्रेशन लेवल क्वेश्चन था ये। और एक स्टेप और आगे चलते हैं। ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एग्जाम लेवल क्वेश्चन अब फील देगा आपको। ये अभी पीछे जो दोनों क्वेश्चन किए थे तो वो भी पास पेपर्स के ही, लेकिन दोज वर वेरी बेसिक क्वेश्चन। ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके कुछ एग्जाम लेवल की फील आपको करवाएगा। रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट सिंगल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फॉर नेक्स्ट ईयर। पार्ट ए, सिंगल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, ब्लैंकेट रेट मतलब अगले साल का। पार्ट बी, compute departmental overhead absorption rate in accordance with the following. Maintenance department costs are allocated to the production department on the basis of labor hours. Inspection department costs are allocated on the basis of inspection hours.
Fabrication department overheads are absorption rate is based on machine hours, whereas overhead rates of phosphate and painting departments are based on labor hour. So basically शायद जो कहानी यहाँ से नजर आ रही है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. उसने हमें पार्ट बी में प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैसे रही पोर्शन होनी है उसकी बेसिस बता दी है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओआर की बेसिस बता दी है. ओआर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कैसे निकालने उसकी बेसिस दे दी है. तो ये तो होगी डिपार्टमेंटल ओआर की कहानी, और ये है ब्लैंकेट ओआर की कहानी. ठीक है जी, हम सवाल पढ़ते हैं, पहले ब्लैंकेट ओआर करेंगे, फिर हम डिपार्टमेंटल ओआर की तरफ चलेंगे. टर्नरी इंजीनियरिंग Limited produces front and rear fenders for a motorcycle manufacturer. It has 3 production departments and 2 service departments. Overheads are allocated on the basis of direct labor hours. अब यहाँ पे allocated से मुराद शायद absorbed है. ठीक है, यहाँ पे allocated से मुराद absorbed है. मैंने कहा था एग्जामिनर ये वर्डिंग में हेर फेर करता रहेगा. So the management is considering changing the basis of overhead allocation from single overhead rate to departmental rate. मतलब करंटली मैनेजमेंट सिंगल पे जा रही है, अब डिपार्टमेंटल पे जाना चाह रही है. द एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड फॉर द 5 डिपार्टमेंट इज एज अंडर. अच्छा, अब यहाँ पे ना मतलब गलत बात है, लेकिन अब मैं क्या कहूँ कि एग्जामिनर हमें कुछ गलतियां करता रहता है. जैसे मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड वाज एब्जॉर्प्शन. अब यहाँ पे इसने क्या हेडिंग लगाई हुई है, एस्टिमेटेड एनुअल, और इसकी लिस्ट में क्या आ रहा है. अब ये तो क्रिमिनल गलती है, लेकिन होती है गलती भाई. उसने इसको ओवरहेड कह दिया तो इसको आपने ओवरहेड नहीं ले लेना. बी प्रिपेयर्ड, ये डायरेक्ट कॉस्ट हैं, डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट ही होती हैं. ये अब उसने गलती की, बड़ी क्रिमिनल गलती कर दी, लेकिन आपने इसकी सजा नहीं भुगत जानी. अपना दिमाग हाजिर रखना, आपको पता होना चाहिए इस तरह की बोंगियां नजर आ सकती हैं हमें. तो भाई ओवरहेड लिख दिया, बट डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इसको छोड़ेंगे. कहानी शुरू हो रही है यहाँ से ओवरहेड्स की. इनडायरेक्ट मटेरियल, अदर वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, टोटल डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस. तो जनाब हमें पहले कहा गया है आप बताइए डिपार्टमेंटल सिंगल ओवरहेड्स को लेके. सिंगल ओवरहेड्स को लेके चलना है, तो हम इसकी प्रेजेंटेशन कैसे देखते हैं. मैं एक पहले हम डिपार्टमेंटल ओवरहेड के लिहाज से इसकी प्रेजेंटेशन देखें. सॉरी, ब्लैंकेट, पहला तो ब्लैंकेट ओवरहेड है ना. पहला सवाल, पहला पार्ट ब्लैंकेट ओवरहेड क्या है. तो ब्लैंकेट ओवरहेड का मतलब सारे ही फैक्ट्री के ओवरहेड्स इकट्ठे कर लो. हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए. हमारी फैक्ट्री में कितने डिपार्टमेंट हैं? 1 2 3 4 5 डिपार्टमेंट में ओवरहेड का खर्चा हो रहा है. तो हम 1 बाय 1 5 डिपार्टमेंट के खर्चे लेके आते हैं. पहला डिपार्टमेंट है फैब्रिकेशन. फैब्रिकेशन में हमारे ओवरहेड के माध्यम क्या खर्चा हो रहा है जी? 1 2, यही 2 है. ये तो टोटल है ना, लेकिन इस टोटल में तो डायरेक्ट भी शामिल है. तो फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में हमारे ओवरहेड है 200 प्लस 480, और ये वैल्यूज हमें जो दी गई हैं रुपीज में है, रुपीज इन थाउजेंड में है, कुछ बताया गया? क्वेश्चन साइलेंट है, तो जी हम रुपीज ही लेकर चलते हैं. बड़ी छोटी सी अमाउंट है, वैसे लेकर चले. 680 हो गया. आगे चलिए, दूसरा डिपार्टमेंट फॉस्फेट 70 प्लस 65 135. नेक्स्ट डिपार्टमेंट पेंटिंग 100 प्लस 115, टोटल हो गया 215. आगे चलिए, इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन में है जी 30 प्लस 30 प्लस 150 210. फिर बारी आई मेंटेनेंस की. 75 प्लस 15 प्लस 210 300. वैसे इसका हम टोटल यहाँ से भी उठा सकते थे, इसमें तो डायरेक्ट कॉस्ट होती नहीं है. ठीक है, हम ये ना भी लिखते तो हम, ये मुझसे गलती हुई, ये ना भी लिखते हम सीधा यहाँ से उठा लेते, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट में तो डायरेक्ट कॉस्ट होती नहीं है. यहाँ पे लिखी में नजर आ रही है, तो इसकी टोटल कॉस्ट उठा लेती. यहाँ पे हम टोटल इसलिए उठा रहे थे कि इस टोटल में डायरेक्ट कॉस्ट शामिल थी. ठीक है, तो पहले ये हमारे पास आ गई जी पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड. टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 15
1540। अच्छा बेटा इसमें पता नहीं कोई मिसिंग है, टाइपो है, ये ₹1000 है, ठीक है, ये कहीं टाइपो है, ये ₹1000 में लेके चलिए, इसके मैं टाइपो भी ठीक करवाता हूँ। हाँ, आंसर में ₹1000 है, सोल्यूशन में ₹1000 लिखा हुआ है, यहाँ पे ₹1000 ओमिट हुआ हुआ था, तो टाइपो एरर है, ये ₹1000 में सारी फिगर्स हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फैक्ट्री के ओवरहेड्स आ गए। अब हमें सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पूरी फैक्ट्री के आर से, डायरेक्ट लेबर आर से। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स किधर है, 24 पूरी फैक्ट्री के लेने भाई। तो जनाब इसको हमने डिवाइड करना है, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स 24,000 प्लस 9,600 प्लस 12,000, टोटल 600। लीजिए जी, यहां से आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आप निकालेंगे, सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर, इट विल बी ₹15,40,000 डिवाइडेड विद 45,600, 33.77 पर डायरेक्ट लेबर आवर। सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पार्ट ए। अब क्वेश्चन में एग्जामिनेशन के जो इश्यूज हैं, वो प्रॉब्लम्स जो हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो आनी शुरू हो गई हैं। हमें सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनाना था, हमें ओवरहेड की डिटेल में डायरेक्ट कॉस्ट शामिल कर दी गई थी, हमने उनको ध्यान से अलहदा किया, पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड्स की डिटेल बना ली और पूरी फैक्ट्री के जो डायरेक्ट लेबर आवर्स का सम था उसे डिवाइड किया। सिंगल OAR पर डायरेक्ट लेबर आवर हमें मिला 33.77। सिंगल OAR की कहानी कंप्लीट है। अब हमें डिपार्टमेंटल OAR की तरफ चलना है। डिपार्टमेंटल OAR के लिए एलोकेशन अपोर्शनमेंट से हर डिपार्टमेंट का खर्चा अलग-अलग नजर आ जाता है, तो वो ऑलरेडी हो चुका है। एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑलरेडी हुई भी है। एब्जॉर्प्शन रेट से पहले री अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट ना यहाँ पे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेट तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बनता है। हमें री अपोर्शनमेंट करनी है और उसके बाद OAR डिटरमिन करना है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के साथ हम बेस लेंगे और 1, 2, 3, 4 और 5 डिपार्टमेंट्स है जी। मैं एक हमारे डिपार्टमेंट कौन से हैं जी, फैब्रिकेशन है, फॉस्फेट है, पेंटिंग है, इंस्पेक्शन है एंड मेंटेनेंस है। ये हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। इनकी एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड्स जो हमारे पास अवेलेबल है, मैं इनको पार्ट ए से ही उठा के ला रहा हूँ। पार्ट ए मैंने इनका टोटल कर लिया, मैं यहाँ से उठा के ला रहा हूँ। 680, 135, 215, 210, 300। ये भी अच्छा, हमें बेटा ये भी जरूरी है कि हम ₹1000 में बताया करें। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ₹1000, तो इस टेबल की टॉप पे भी हमें बताना है कि ₹1000 में यह सारी फिगर है, ठीक है। तो जब फिगर्स राउंड ऑफ करके चल रहे हैं तो ये आंसर का हिस्सा है कि आप बताइए फिगर राउंड ऑफ हुए हैं। यहाँ पे ₹1000 लिखा है, इस टेबल की टॉप पे भी ₹1000 लिखना है कि सारी फिगर ₹1000 में लेके चल रहे हैं हम। जो क्वेश्चन ₹1000 में है तो हम भी ₹1000 में लेके चलते हैं। हमारा टाइम बच रहा है भाई, 3 जीरो लगा के मुफ्त में इतना टाइम लगना था वो सेव होता जा रहा है, फिगर छोटी होगी हमारे लिए। अच्छा जी, एलोकेशन अपोर्शनमेंट हुई भी है, अब क्या करना है, रीअपोर्शनमेंट करनी है। रीअपोर्शनमेंट के लिए मैं नोट दिए गए हैं कहीं पे,
कहाँ लिखा हुआ है रीअपॉर्शनमेंट की कहानी। ये जी रीअपॉर्शनमेंट की कहानी मैं जरा हाईलाइट कर रहा हूँ, नीचे पार्ट बी में ये आ रहा है जी। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो एलोकेट होने किस बेस पे, लेबर आवर्स पे, और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट खर्चे होने हैं। अब भाई तवज्जो जो देने की जरूरत है आपकी, ये जो लेबर आवर्स है ना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के, ये हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लेबर आवर, ये इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के इंस्पेक्शन आवर्स हैं, ठीक है। हमने कंफ्यूज नहीं कर देना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स को डायरेक्ट लेबर आवर्स के साथ। मेंटेनेंस के लोगों ने टोटल कितने घंटे काम किया, उसमें से डिफरेंट डिपार्टमेंट में कितना टाइम लगा। इंस्पेक्शन के लोगों ने जो टोटल आवर्स इंस्पेक्शन पे स्पेंड किए, उसमें से डिफरेंट डिपार्टमेंट में कितने आवर्स स्पेंड हुए। ये डिपार्टमेंट वाइज आवर्स जो लगे हुए हैं, मेंटेनेंस के आवर्स किस किस डिपार्टमेंट में कितने लगे हुए हैं, इंस्पेक्शन के आवर्स किस किस डिपार्टमेंट में कितने लगे हुए हैं। अच्छा, अब ये रीअपॉर्शनमेंट होने जा रही है, ये रीअपॉर्शनमेंट का कौन सा सिनेरियो है, पहला सर्विस डिपार्टमेंट किसी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व नहीं कर रहा। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। हमने हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को इस रेशो में तकसीम कर देना है। तो जनाब हम तकसीम करेंगे पहले इंस्पेक्शन की कॉस्ट को और फिर मेंटेनेंस की कॉस्ट को, एंड दैट्स इट। यहां से हमारे पास ओवरहेड्स आ जाएंगे। इंस्पेक्शन की कॉस्ट ने 210 यहां से निकलना है और इसने 300 यहां से निकलना है। अच्छा, जब हम तकसीम को प्रेजेंट करें, देयर कुड बी डिफरेंट वेज। मैं वर्किंग 1 वर्किंग 2 में इनको प्रेजेंट करता हूं जी आपके सामने। वर्किंग 1, इंस्पेक्शन की कॉस्ट को फैब्रिकेशन, फॉस्फेट और पेंटिंग में तकसीम करना है। बेसिस क्या की गिवन है जी इंस्पेक्शन को तकसीम करने की, इंस्पेक्शन आवर्स जो कि हैं 1500, 1500। मैं इसको इस तरह एक्सप्रेस करूं या मैं इसमें से 2 जीरो उड़ा दूं, 10 5 15 एक ही बात है, रेशियो उठानी ना मैंने। तो मैं 1000 500 1500 लिखूं या मैं 10 5 15 लिख दूं, एक ही बात है। बेस हमने रेशियो उठाई है। तो जनाब अब हम तकसीम करने चलते हैं। टोटल हमें करने हैं 10 जमा 5 15, 15 15 30, जिसमें से 10/30, 5/30 और 15/30 यही है जी। इससे मैथमेटिकली चीजें समझ लेना भाई कि मैंने टोटल 10 जमा 5 जमा 30 हिस्से करने हैं इंस्पेक्शन कॉस्ट के, जिस टोटल 30 में से 10/30 एक को, 5/30 15/30 कितनी कॉस्ट है जनाब इंस्पेक्शन की, 210 210 210। तो जनाब बताइए फैब्रिकेशन का हिस्सा 70 35 105। लीजिए जी, ये टोटल 210 की तकसीम आ गई। 210 की तकसीम आई, यहाँ पे 70, यहाँ पे 35, यहाँ पे 105। सर्विस डिपार्टमेंट को कोई हिस्सा नहीं जाना। हमने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट इंस्पेक्शन कॉस्ट को इन द रेशियो ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स तकसीम कर दिया। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट को इन द रेशियो ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स तकसीम किया है। प्रेजेंटेशन आपके सामने मैंने कर दी। बेस में मैं 1000 500 1500 लिखूं या मैं 2 जीरो उड़ा के 10 5 15 कर दूं। फॉर दैट मैटर आप इसको 2 1 3 भी कर दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये तो आपके ऊपर आप कैसे मैथमेटिक्स देखते हो, जिस तरह कंफर्टेबल हो वैसे लेके चल पड़ो, कोई इशू नहीं है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? सॉरी, मुझे करके दिखाइए, मैं आपकी बात बेटा समझा नहीं, पेज पे करके दिखाइए क्या कह रहे हैं। वैसे तो मैंने एक अंडरलाइन प्रिंसिपल यही है कि भाई जैसे मर्जी करो, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द सेम आंसर, जैसे मर्जी प्रेजेंट करो। सर देखिए ना, मेंटेनेंस लेबर आज प्रोडक्शन में वो 630 है। अगर हम इन तीनों को टोटल कर लेते 630 273
225 है वो जो पोस्ट 210 जिस पे हमने मतलब इन पे जी ऐसा ही है बेटा, हम ऐसे ही कर रहे हैं, हमने यही किया है, हमने ऐसा ही किया है। अगर आप इसको समझो तो मैंने आपको यही कहा ना भाई 1000, 500, 1500 ले लो, ले सकते हो आप। तो आप मुझे ये सजेस्ट करें भाई यहाँ पे 1000 ले लें, यहाँ पे 3000 ले लें, यहाँ 500 ले लें, यहाँ पे 3000 ले लें, 1500 ले लें, 3000 ले लें, आप ये सजेस्ट करिए। तो मैंने आपको यही कहा भाई आप ये पूरा ले लो, उनका रेशो चाहिए। आप 10, 5, 15 ले लो, आपको रेशो चाहिए। आप 2, 1, 3 ले लो, आपका आंसर सेम आएगा, जो मर्जी यहाँ पे लिखो। 1000, 500, 1500 लिख के सॉल्व कर लो, 10, 5, 15 लिख के सॉल्व कर लो, 2, 1, 3 लिख के सॉल्व कर लो, आंसर सेम आएगा। जो कुछ लिखा हुआ है आंसर सेम आएगा, एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसी तरह मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस आवर्स की बेस गिवन है। क्या है वे आवर्स? 630, 273। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल है ना, ये तो सिंप्लीफाई आराम से 0 0 उड़ गए थे। इसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल है तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करते भैया, हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो मैं वर्किंग टू यहाँ पे बनाता हूँ। फैब्रिकेशन 630 डिवाइडेड विद 1050 इंटू 300 180 जी। फैब्रिकेशन के बाद फॉस्फेट 273 डिवाइड विद 1050 इंटू 300 78। पेंटिंग 147 ओवर 1050 इंटू 300 42। लीजिए जी, ये खर्चा यहाँ से निकला और 180 78 42 और ये 0 हो गया जी, ये भी 0, ये भी 0। अब सम कीजिए फॉस्फेट का 930 362। लीजिए जी, हमने रीअपोर्शनमेंट कर दी। हम पार्ट बी डिस्कस कर रहे थे। पार्ट बी में हमने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी तकसीम कर दी, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी तकसीम कर दी। अब हमें बेस के साथ ओआर निकालना है। अब हमें एब्जॉर्प्शन बेस चाहिए। एब्जॉर्प्शन बेस क्या है जी, बताइए जरा, एब्जॉर्प्शन बेस क्या है? फैब्रिकेशन की मशीन आवर्स। फैब्रिकेशन की बेस है मशीन आवर्स, तो फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में कितने मशीन आवर लगे? बेस है जी 9000 मशीन आवर्स। फॉस्फेट एंड पेंटिंग की बेस है डायरेक्ट लेबर आवर, तो डायरेक्ट लेबर आवर फॉस्फेट एंड पेंटिंग के डायरेक्ट लेबर आवर्स 9600 एंड 12000, ये है डायरेक्ट लेबर आवर्स। और अब यहां से हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमारा रुपीस में आएगा, और वो कैसे आएगा? इफ दिस इज ए, दिस इज बी, ये ख्याल रखना है ये रुपीज इन 1000 में है, तो रेट चूंकि अब छोटी वैल्यू बन जानी है, पर आवर है, तो मैं ए डिवाइडेड विद बी इंटू 1000 करूंगा तो मेरी वैल्यूज रुपीज में आना शुरू हो जाएंगी। तो बताइए जनाब, ये ख्याल रखना था जब डाटा राउंड ऑफ करके चल रहे हो तो फ्रैक्शन में नहीं लिख देना, यहाँ पे हम इसको रीजनेबल फिगर प्रेजेंट करेंगे। क्या जनाब 930 ओवर 9000 0.33 पर मशीन आवर जी। यहाँ पे बताइए 25 पर डायरेक्ट लेबर आवर। यहाँ पे बताइए 30.17 पर डायरेक्ट लेबर। लीजिए जी, हमने सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बता दिया, वो क्या आता है पार्ट ए में। पार्ट बी में हमने तीनों डिपार्टमेंट्स का अलहदा अलहदा रेट बता दिया अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन जो क्वेश्चन में गिवन थी। उसने कहा था जी इसका, उसने हमें रीअपोर्शनमेंट का तरीका बताया था कि भाई ये कॉस्ट किस बेस पे रीअपोर्शन करनी है, ये कॉस्ट किस बेस पे रीअपोर्शन करनी है, और फिर एब्जॉर्प्शन रेट की उसने बेस भी हमें बता दी थी। तो हमने रीअपोर्शनमेंट की और डिपार्टमेंटल ओवरहेड को सूटेबल बेस, रिकमेंडेड बेस से डिवाइड किया, ओआर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 4
जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? हमने अभी तक इस चैप्टर में जो सीखा था उस लर्निंग को लेके हमने कुछ एक्टिविटीज भी साथ साथ परफॉर्म कर ली हैं। 4 क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक से कर चुके हैं। लर्निंग हमारी अभी जारी है, हमने इस चैप्टर पे मजीद नॉलेज अभी हासिल करना है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे, मजीद नॉलेज भी लेंगे और फिर मजीद क्वेश्चन भी इंशाअल्लाह हमारी लिस्ट में काफ़ी हैं। मैं अगर थोड़ा सा आपको ग्लिम्प्स आपसे शेयर करूं जो हमारा काम अभी आने वाला है, तो ये डिस्कशन के बाद ये है जी एक काफी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है जो हमें करने हैं, ठीक है जी। ये याद है क्वेश्चन भी लेके आए हैं पीछे से हम, तो ये एग्जामिनर क्वेश्चन है जो काम क्लास में 1 2 3 4 5 6 और ये भी एग्जामिनर 7 क्वेश्चन हम क्लास में कम से कम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। और नेक्स्ट वीक में इंशाअल्लाह वी होप कि शायद ये चैप्टर हम कंप्लीट करके क्वेश्चन ही कर रहे होंगे या क्वेश्चन भी शायद खत्म कर चुके हो नेक्स्ट वीक के एंड तक, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।